इस वीडियो में हम लोग बालों की एक बहुत ही सामान्य प्रॉब्लम टिलोजन इफ्लूवियम के बारे में बात करेंगे। तो टिलोजन इफ्लूवियम जो होती है एक अत्यंत ही सामान्य प्रॉब्लम होती है और ऐसा कुछ रिसर्च में इंडिकेशन है कि शायद ही कोई व्यक्ति हो जो इस परेशानी से कभी न कभी होके ना गुजरा हो। तो टिलोजन इफ्लूवियम में व्यक्ति के अचानक से बाल बहुत तेज़ी से झड़ने लगते हैं और कभी कभी इनकी सीवियरिटी इतनी होती है कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल गुच्छे में ऐसा लगेगा कि 200-500 बाल निकल रहे हैं। पेशेंट इस तरह से कंप्लेन करते हैं कि कॉम कर रहे हैं तो पूरा कंघी भर जा रहा है, बाथरूम में जो पानी का जाने वाला रास्ता वो चौक हो जा रहा है, बिस्तर पर बाल दिख रहे हैं, घर में बाल बिखरे हुए दिख रहे हैं। तो ये जो परेशानी इस तरह से पेशेंट कंप्लेन करता है। लेकिन टिलोजन इफ्लूवियम की ही एक दूसरी वैरायटी होती है क्रोनिक टिलोजन इफ्लूवियम। तो वो थोड़ा सा डिस्टिंक्ट होता है। उसमें व्यक्ति के बाल तो गिरते हैं लेकिन थोड़े थोड़े गिरते हैं और परसिस्टेंटली गिरते चले जाते हैं। 6 महीना साल भर लगातार ही बाल गिरते चले जाते हैं। लेकिन उसमें सीवियरिटी जो तीव्रता होती है बीमारी की वो हल्की होती है। लेकिन जो एक्यूट वाला वैरायटी होता है उसमें बड़ी तेज़ी से होता है। मरीज़ बहुत ज़्यादा फियर में होता है। वो बोलता है कि एक हफ्ते से कंघी नहीं लगाया, एक हफ्ते से शैम्पू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लग रहा है कि हाथ भी लगा दिए तो बाल पूरा गुच्छे में आ जाएगा। तो टिलोजन इफ्लूवियम को समझने से पहले थोड़ा सा हमें हेयर साइकिल के बारे में पता होना चाहिए, मतलब बालों की जो साइकिल होती है। तो बालों का जो सबसे एक्टिव सक्रिय फेज होता है उसे बोला जाता है एनाजन फेज। तो एनाजन फेज जो होता है उसमें लगभग 85 से 95% बाल किसी भी समय पे एनाजन फेज में होते हैं। तो एनाजन फेज जो होता है वो बालों का ऐसे समझें कि जो युवा अवस्था जो है या फिर प्रौढ़ावस्था है वो बालों का है, जिसमें बाल मजबूत होते हैं, मोटे होते हैं और हेल्दी लुकिंग होते हैं। तो मतलब बालों का जो शुरुआत, जैसे आप नॉर्मल जीवन से कंपेयर करें तो जो शुरुआती फेज है, जो मिडिल एज है और जो बीच वाला जो एज है, जो 30, 40, 50 वाला, तो ऐसे समझें कि ये जो फेज है वो एनाजन फेज है। उसके बाद आता है ट्रांजिएंट फेज, कैटाजन फेज, जिसमें कि बाल एनाजन से शिफ्ट होता है टिलोजन में, मतलब वृद्धावस्था में। तो बाल की भी ऐसे समझें वृद्धावस्था है। तो जो टिलोजन फेज होता है उसमें बाल हमारे सर पे 5 से लेके 15% बाल, यदि माइक्रोस्कोप से एग्जामिन किया जाए तो 5 से लेके 15% बाल टिलोजन फेज में होते हैं। उसके बाद जब टिलोजन फेज खत्म होता है तो बाल निकल जाते हैं सिर से। जैसे वृद्धावस्था आई फिर मृत्यु हुई तो उसी तरह से बालों की भी मृत्यु हो गई। तो जो टिलोजन फेज की उम्र होती है वो होती है 3 महीना। आज जो हेल्दी वाली फेज है वो एवरेज 3 साल, लेकिन 2 साल से 6 साल वेरी करता है। जैसे किसी का 2 साल, किसी का 6 साल। तो इस तरह से तो जो टिलोजन इफ्लूवियम है उसमें किसी कारणवश, किसी स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में, वो चाहे फिजिकल स्ट्रेस हो या फिर मानसिक स्ट्रेस हो, मेंटल स्ट्रेस हो, जो एनाजन हेल्दी एक्टिव हेयर हैं वो चेंज हो जाए टिलोजन, मतलब वृद्ध वाले बालों में, बीमार बालों में, मतलब जो मरणासन वाले स्टेज है उस स्टेज में चेंज हो जाए, तो इसी को बोला जाता है टिलोजन इफ्लूवियम। तो जो टिलोजन इफ्लूवियम होता है तो इसकी फेज की जो टाइम है वो है लगभग 3 महीने। फिर बाल गिरेंगे। ये नहीं कि टिलोजन इफ्लूवियम में आ गया बाल तो तुरंत गिर जाएगा। तो टिलोजन इफ्लूवियम में आ गया फिर बाल उसके बाद गिरेंगे जब वो फेज बीत जाएगा। तो जैसे स्ट्रेस अभी हुआ, मान लीजिए किसी कारण से तनाव हुआ तो बालों पे डैमेज पहुंचा तो बाल एनाजन वाले टिलोजन में पहुंच गए। तो टिलोजन फेज में रहेंगे वो 2 से 3 महीना। तो जैसे आज स्ट्रेस हुआ, बाल पहुंचे टिलोजन में, तो बाल जो झड़ेंगे वो स्ट्रेस से 2 से 3 महीना के बाद झड़ेंगे, तत्काल नहीं झड़ेंगे। क्योंकि तत्काल तो वो बाल चले गए टिलोजन में, लेकिन टिलोजन फेज जो है वो रुकता है सर पे 3 महीने तक। इसीलिए इस परेशानी में मरीज पुराने हिस्ट्री को कोरिलेट नहीं कर पाता है। जैसे डॉक्टर जब पूछता है कि कहीं आपको कोई स्ट्रेस शरीर के लेवल पे या फिर मन के लेवल पे कोई स्ट्रेस 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना पहले तो नहीं हुआ है, तो कई बार मरीज चौंकते हैं कि उससे क्या लेना देना है, कि बाल तो अब गिर रहे हैं, परेशानी तो उस समय हुई थी, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि उस चीज़ से मेरी परेशानी हुई थी। क्योंकि वो उन्हें तो सीधा समझ में आएगा कि डेंगू हुआ तो उसी समय बाल गिरना चाहिए। ये गलत है। डेंगू होगा तो बाल गिरेगा 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 2 महीने के बाद। इसलिए ऐसे समझना है। तो जो टिलोजन इफ्लूवियम है उसके होने के पीछे का कारण क्या है? तो उसके होने के पीछे कारण की पूरी लंबी लिस्ट है। जो भी चीज़ हमारे शरीर को या फिर मन को स्ट्रेस पहुंचाएंगे वो टिलोजन इफ्लूवियम पैदा कर सकते हैं। जैसे आपके खाने पीने में कमी हो रही है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की, वाइटामिन्स की, प्रोटीन्स की, इनकी कमी हो रही है, कोई भी शरीर के लेवल पे बीमारी आ रही है, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड, टीबी,
इस तरह की बीमारी टीलोजन इफ्लूवियम पैदा कर सकती है। साधारण कंडीशन में क्या होता है, तो प्रेगनेंसी और डिलीवरी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज होते हैं। मतलब कि आप किसी भी लेडी से पूछेंगे तो अधिकांश लेडीज ये बता देंगे कि प्रेगनेंसी और डिलीवरी जब हुआ उसके 2-4 महीने बाद बाल खूब झड़ा था। तो ये बड़ा कॉमन एक्सपीरियंस है प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद का, क्योंकि प्रेगनेंसी बॉडी के लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, डिलीवरी भी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। इसी तरह से मेंटल स्ट्रेस, किसी तरह का मानसिक तनाव, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, कोई ट्रॉमा हो गई हो, बड़ी मेजर जैसे हड्डियां टूट गई, खून शरीर से बह गया एक्सीडेंट में, तो ये सब मेजर स्ट्रेस हैं। कोई हॉस्पिटल एडमिशन हो तो उनसे, इसके अलावा तमाम तरह की दवाइयां हैं वो भी टीलोजन इफ्लूवियम करा सकती हैं। तो इसकी पूरी लंबी लिस्ट है। तो डॉक्टर हमेशा कारण पता करने के लिए पीछे भी जाएगा, आपसे पीछे भी बात करेगा, 2 महीने 3 महीने 4 महीना पहले की आपकी हिस्ट्री को भी डॉक्टर लेगा, पता करने की कोशिश करेगा कि कौन सा कारण है जो आपके केस में इन्वॉल्व है, क्योंकि कारण हटाना बड़ा जरूरी है। यदि कारण परसिस्ट करेगा तो आपकी बाल झड़ने की प्रक्रिया जो है वो मेंटेन रहेगी, जैसे कि क्रोनिक टीलोजन इफ्लूवियम में हम लोग देखते हैं। इसी तरह से हार्मोन की डिफिशियंसी जैसे हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, ये भी आपके बालों को, जो थायराइड ग्रंथि की परेशानी है वो भी आपके बालों को डैमेज पहुंचा सकती है। नेक्स्ट पार्ट आता है इसके डायग्नोसिस का। इसके डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर कुछ मूलभूत टेस्ट कराता है, जैसे आपका कितना शरीर में ब्लड है, हीमोग्लोबिन कितना है, फेरेटिन कितना है, वाइटामिन लेवल्स कितने हैं, विटामिन B12, विटामिन D, ये सब टेस्ट करा सकता है। हार्मोन का ऐसे करा सकता है। तो यूजुअली कॉज पता करने के लिए ये सब टेस्ट कराए जाते हैं। तो जैसे एनीमिया है किसी को, तो उसमें ट्रीटमेंट के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट आता है इसके ट्रीटमेंट का। तो ट्रीटमेंट के पीछे जो है वो ये समझना है कि जो कॉज है उसे हमें हटाना है, जो कारण है। तो जैसे यदि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है तो डॉक्टर न्यूट्रिशनल इंटेक को सही करने के लिए कहेगा। चूंकि न्यू हेयर फॉर्मेशन हो रहा है तो आपको डाइट को बहुत अच्छे से करेक्ट करना है, ऐसे डाइट लेना है जो प्रोटीन रिच हो, विटामिन रिच हो, मिनरल रिच हो। तो जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन बेस्ड, जैसे कि आप सोयाबीन ले सकते हैं, मटर, चना, दाल, मिल्क, एग, ये सब चीज़ें। विटामिन सोर्सेज को बढ़ाने के लिए आप फ्रूट्स ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ों से हेल्दी जब डाइट आप अपनाते हैं तो आपके बालों के प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में रिकवरी होने का ज़्यादा जल्दी चांस होता है। यदि कोई विशेष एलिमेंट की वो है, जैसे आयरन डिफिशियंसी है तो आयरन का सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, विटामिन B12 की डिफिशियंसी, विटामिन D की डिफिशियंसी है तो उनका सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो ये सब करना पड़ेगा। हार्मोन में प्रॉब्लम है तो हार्मोन करेक्ट करना पड़ेगा, जैसे हाइपोथायराइडिज्म है तो आपको थायराइड हार्मोन का सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। हाइपरथायराइडिज्म है तो उसको ठीक करने वाली दवाई लेनी पड़ेगी। जो और कॉजेज हैं, जो भी जैसे स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को आपको रिलीव करना पड़ेगा। यदि आप लाइफस्टाइल से नहीं सही कर पा रहे हैं तो आपको अपने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये सबसे करेक्ट करना पड़ता है टीलोजन इफ्लूवियम को। रही बात दवाई की, तो अब कुछ दवाइयाँ ऐसी आ गई हैं जो एनाजन हेयर को प्रमोट करती हैं, जैसे कि एनागिन नाम की दवाई है, प्रोकैपिल है, क्यूटिका पिल है, रेडेंसिल है। तो ये सब दवाइयाँ कभी कभी डॉक्टर इस्तेमाल करता है बिसाइड्स न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के, एनाजन हेयर को प्रमोट करने के लिए और थोड़ा रैपिड रिकवरी के लिए। हालांकि आप इनको न भी उपयोग में लाएं इन दवाइयों को और अपने डाइटरी और लाइफस्टाइल चीज़ों को ठीक करें तो अधिकांश केसेस में टीलोजन इफ्लूवियम बिना किसी दवाई के भी 2 से 3 महीने में रिकवर हो जाता है और जो बाल आपके गए होते हैं वो पुनः वापस आ जाते हैं। तो यदि आप लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट, रेगुलर जो स्लीप साइकिल और स्ट्रेस पार्ट को मैनेज कर लें तो भी मैक्सिमम पेशेंट्स में रिकवरी हो जाती है। कुछ लोग अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि मिनॉक्सिडिल कहाँ पर है। तो मिनॉक्सिडिल की उपयोगिता एक्यूट टीलोजन इफ्लूवियम में नहीं है, क्योंकि मिनॉक्सिडिल लगाने से कभी कभी बाल और ज़्यादा झड़ते हैं शुरुआती फेजेज में। तो यदि आप मिनॉक्सिडिल लगाएंगे एक्यूट केसेस में तो बाल आपके और ज़्यादा झड़ सकते हैं, तो मरीज और ज़्यादा परेशान हो जाता है। क्रोनिक टीलोजन इफ्लूवियम में इसका रोल है, लेकिन ये जानते हुए इसका उपयोग में लाना है कि शुरुआती फेज में इससे बाल झड़ना बढ़ सकता है, तो लेट फेजेज में इससे तेज़ी से बाल रिकवर होते हैं। तो क्रोनिक टीलोजन इफ्लूवियम में तो काफ़ी डॉक्टर यूज़ करते हैं, लेकिन एक्यूट टीलोजन इफ्लूवियम में काफ़ी डॉक्टर उपयोग में नहीं लाते हैं। इस थेरेपी में, इस प्रॉब्लम में PRP थेरेपी का काफ़ी अच्छा रोल माना जाता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। इसमें आपका ब्लड लिया जाता है, उससे प्लाज्मा बनाया जाता है और उसको आपको बालों को जड़ों में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो PRP जो है इस प्रॉब्लम में काफ़ी अच्छी थेरेपी के तौर पर देखी जाती है। तो ये प्रॉब्लम जो बड़ा सामान्य है, कभी कभी बहुत एक्सेसिव हेयर फॉल होता है तो मरीज के मन में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डर, घबराहट पैदा करता है कि लग रहा है कि 1 महीने 2 महीने में मेरा पूरा काम तमाम हो जाना है, मेरा पूरा बाल गंजा हो जाना है, बुरा हालत होना है। तो इस तरह की स्ट्रेस पैदा करता है, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है।
आप अपने डॉक्टर से मिल लें, डिस्कस कर लें, जो डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन कराने के बोले वो इन्वेस्टिगेशन करा लें। और ये प्रॉब्लम शायद ही किसी मरीज़ में प्रॉब्लमेटिक होता है, मतलब मैक्सिमम मरीज़ों में ईजिली थोड़े समय में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में ईजिली हैंडल हो जाता है। थैंक यू।